नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आनुवंशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिजीजेस की। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कवक से होने वाली डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज और आपके कृमि जनित रोगों के बारे में। फंगल डिजीज के लिए हमने एक ट्रिक देखी थी जिसका नाम था गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन, खाज या खुजली, दमा, अस्थमा, दाद और एथलीट फुट यानी कि एक्जिमा, जो कि आपकी क्या है, फंगस से होने वाली डिजीज है। दूसरी ट्रिक हमने देखी थी प्रोटोजोआन डिजीज की, जो कि क्या थी, काले सोने पे रिया मरे। कालाजार यानी कि ब्लैक फीवर लीशमैनिया की वजह से होता है। ल्यूकोरिया ट्राइकोमोनियासिस की वजह से होने वाली डिजीज। इसके बाद स्लीपिंग सिकनेस, तो ट्रिपैनोसोमा की वजह से स्लीपिंग सिकनेस यानी कि सोने की बीमारी, जिसे अपन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। पायरिया, पेचिस और मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ये डिजीज थी अपनी प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। अब जो है उसके बाद हमने देखी थी कृमि जनित रोग, जो कि क्या है आपके, पहला है फाइलेरिया, जिसे अपन कहते हैं हाथी पाँव रोग भी बुचेरेरियाई ब्रैंकोफटाई की वजह से जो होता है, और दूसरा हमने देखा बालाया नारू रोग। तो ये सब पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आनुवंशिक रोगों के बारे में, जेनेटिक डिजीजेस के बारे में। ये जो जेनेटिक डिजीज है वो होती है डीएनए में परिवर्तन की वजह से, जो कि क्या होंगी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगी। अब ये जो डिजीज है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसे संक्रामक डिजीज नहीं है, ये है आपकी असंक्रामक रोग, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होगी। तो आपके जो जेनेटिक डिजीज है डीएनए में उत्परिवर्तन से उत्पन्न होती है, माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं हीमोफीलिया की। तो जो हीमोफीलिया है वो आपकी जेनेटिक डिजीज है जिसके अंदर रक्त का थक्का जमने के लिए उपयुक्त प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। रक्त का थक्का जमने के लिए प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसे अपन कहते हैं हीमोफीलिया। अब इस हीमोफीलिया को जो है हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है क्वीन विक्टोरिया में, ये जो क्वीन विक्टोरिया है उसमें पाई गई, और ये क्वीन विक्टोरिया अपने वंशजों में इसका वाहक थी। अब राजघराने से इसकी शुरुआत हुई थी, इसीलिए अपन इसको कहते हैं रॉयल डिजीज। इस डिजीज के अंदर जो फीमेल होती है वो इसका कैरियर होती है, और जो अफेक्टेड होगा वो कौन होगा, मेल होगा। यानी कि मरण किसका आएगा, एक आदमी का ही आएगा। अफेक्टेड कौन है इसमें, मेल है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे बनाया जाता है 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ये जो है आपकी पहली जेनेटिक डिजीज है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से किसी पर्सन के अंदर जब हीमोफीलिया हो जाता है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। आपने देखा होगा जनरली आपको जब चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद अपने आप जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होता। देखिए इधर, ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज। क्वीन विक्टोरिया अपने वंशजों में इसका वाहक थी, इसीलिए इसको अपन कहते हैं रॉयल डिजीज। चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता, रुधिर के थक्के के लिए उपयुक्त प्रोटीन की कमी हो जाती है, और केवल महिला रोग वाहक होती है। यानी कि एक औरत, एक लेडी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस डिजीज को लेकर जाएगी, और इससे अफेक्टेड जो होगा वो मेल होगा। दूसरी डिजीज अपनी यहाँ पर आती है सिकल सेल एनीमिया। तो जो सिकल सेल एनीमिया है ये आपकी है आरबीसी से रिलेटेड डिजीज। कैसे? आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इन इरिथ्रोसाइट्स में ये जो आपकी आरबीसीज है इनके पास होता है क्या, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे जो है आसपास इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर केवल ऑक्सीजन गैस ही क्यों जाती है? क्योंकि आरबीसी के पास होता है हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। एक तो ब्लड को कलर देगा, कौन सा? रेड कलर देगा ब्लड को।
दूसरा ये जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, इसी वजह से अपन इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब देखिए क्या होगा कि जो आपकी आरबीसीज होती है उनका जो शेप होता है वो होता है बाइकॉन्केव, यानी कि उभयावतल शेप की जो है आपकी आरबीसी होती है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा कि जैसे ये प्रोटीन की चेन है, अब आपका जो प्रोटीन है वो किसकी वजह से बनता है, ये अमाइनो एसिड से मिलके आपकी प्रोटीन बनती है, प्रोटीन की चेन बनती है। इसमें ग्लूटामिन एसिड की जगह पर वैलिन एसिड आ जाता है, वैलिन अमाइनो एसिड आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ये आरबीसीज का शेप बाइकॉन्केव से कैसे हो जाता है, बाइकॉन्केव की जगह इस तरीके से सिकल शेप्ड हो जाता है, यानी कि क्रीसेंट मून शेप हो जाता है, अर्धचंद्राकार हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। इसीलिए अपन इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये आपकी किसकी डिजीज हो गई, आरबीसीज की। देखिए सिकल सेल एनीमिया में ग्लोबिन पर उपस्थित ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन एसिड आ जाता है, जिसे अपन कहते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी सिकुड़कर हंसियाकार या अर्धचंद्राकार हो जाती है, क्रीसेंट मून शेप्ड हो जाती है। थर्ड जो अपनी डिजीज आती है वो आती है थैलेसीमिया। ये भी आपकी किससे रिलेटेड है, आरबीसी से। कैसे, देखिए आरबीसी का जो जनरली जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। ये आपकी जो आरबीसीज होती हैं 120 दिन तक इनका लाइफ स्पान होता है। लेकिन आपके थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है कि आरबीसीज जो है वो जल्दी जल्दी नष्ट होने लगती है, जिसकी वजह से उनका जीवन काल 30 से 50 दिन ही रह जाता है। तो इस डायग्राम में अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पर आरबीसीज का नंबर ज्यादा है, जो कि आपकी नॉर्मल आरबीसीज है। इस थैलेसीमिया में आरबीसीज का नंबर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके आरबीसीज जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगती है, इस तरीके से नष्ट होने लगती है, तो आरबीसीज का नंबर कम हो गया, इसको अपन कहते हैं थैलेसीमिया। जनरली ऐसे याद रखना कि आरबीसीज का थैला जो है वो खाली होता जाता है थैलेसीमिया में। चौथा जो आपका आती है वो आती है कौन सी, तो पहले थैलेसीमिया देख लो, हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी से उत्पन्न रोग और आरबीसी तेजी से आपकी नष्ट होने लगती है। चौथी डिजीज अपनी आती है ब्लाइंडनेस, जिसे अपन क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। देखिए अब ये दो तरीके से आपको देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर बच्चे जो है एग्जाम में यही गलती करते हैं। एक होती है अपनी वर्णांधता, जिसे कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। इसका मतलब क्या होता है, देखो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि आपके जो पर्सन है वो रेड और ग्रीन कलर में पहचान नहीं कर पाते। आर से बना रेड और जी से बना दिया अपन ने ग्रीन। तो कौन कौन से कलर, लाल रंग और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाते, इसको अपन कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जो कि आपकी क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है भाई, अब देखो ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन, रेड और येलो लाइट ही तो होती है भाई साहब, उस इंसान को वो लाइट्स में पहचान नहीं होती है, तो सबसे ज्यादा उनको वहां पर रिस्क रहता है। अब आपके जो है एक आता है क्या, उसको कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। दो चीजें हैं, कलर ब्लाइंडनेस और एक है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को अपन कहते हैं रतौंधी रोग। इसमें जो है इंसान को रात के टाइम पे नहीं दिखता, जिसे अपन कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी रोग जो है वो आपका एक डेफिशिएंसी डिजीज है। और कैसी डेफिशिएंसी डिजीज है, इसमें जो है विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। तो इसकी जो है यहाँ पर कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। दोनों में डिफरेंस है, ये आपका आनुवंशिक रोग है कलर ब्लाइंडनेस, और ये जो है आपका क्या है, एक डेफिशिएंसी डिजीज है, कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, देखिए अब इधर खोज किसने की, हार्नर ने। इसमें रोगी लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता।
रोगवाहक महिला होती है, यानी कि ये क्या है, आपके महिला कैरियर होगी, अफेक्टेड मेल होगा। इस तरीके से ऐसे एक प्लेट होती है, इसके टेस्टिंग के लिए ये जो है, अगर आपको कलर नजर आ रहे हैं रेड और ग्रीन, तब तो आपकी आंखें सही हैं, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पहचान नहीं पा रहे हो तो आपकी आंखें जो है वो खराब है, जाके एक बार चेक करा लो। देखिए, अगर आपको रेड कलर नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसे अपन कहते हैं लाल वर्णांधता। देखो, नॉर्मल विजन सारे कलर पहचान में आ रहे हैं, अगर पर्सन रेड कलर नहीं पहचान पाता तो उसे अपन कहते हैं प्रोटेनोपिया। तो इस वाले में देखिए, रेड कलर जो है वो यहाँ पर ये पहचान नहीं पा रहा है, इसे अपन ने कह दिया प्रोटेनोपिया। अगर पर्सन ग्रीन कलर नहीं पहचान पाता है तो उसे अपन कहते हैं ड्यूटेरोनोपिया। तो उस वाली इमेज में देखिए, ग्रीन कलर अगर नहीं पहचान पा रहा है तो उसे अपन कहेंगे ड्यूटेरोनोपिया। कभी कभी इंसान जो है नीले रंग को भी नहीं पहचान पाता तो इसको अपन कहते हैं ट्राइटेनोपिया या ट्रिटेनोपिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये तो हुए कुछ आपके जेनेटिक डिजीज। अब इसके साथ साथ इसमें जो है आपको क्या भी देखने हैं, कुछ गुणसूत्रीय विकार भी देखने हैं, जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि अगर इस गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाती है, इस गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाती है तो कौन सा डिजीज होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके हैं गुणसूत्र। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। इन गुणसूत्रों में आपके जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। अब आपके गुणसूत्र जो है हमेशा पेयर के रूप में प्रेजेंट रहेंगे, तो इसीलिए अपने कितने पेयर, 23 पेयर। ठीक है भाई, जिसमें आपके 22 पेयर कैसे हो गए, ऑटोसोम क्रोमोसोम हो गए, और बचा 1 पेयर, कौन सा 1 पेयर, यानी कि 2 क्रोमोसोम, जो कि आपके कौन से हो गए, लिंग गुणसूत्र हो गए, सेक्स क्रोमोसोम हो गए। रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम कितने होते हैं, फीमेल के अंदर कौन कौन से क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो, फीमेल के अंदर जो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX, यानी कि फीमेल होती है समयुग्मजी। जो मेल होता है उसके अंदर होते हैं XY क्रोमोसोम। कौन सा, XY क्रोमोसोम। अगर फीमेल ने अपने X क्रोमोसोम दिया और फादर ने अपना X क्रोमोसोम दिया तो बनने वाला बच्चा होगा लड़की। अगर फीमेल ने X क्रोमोसोम दिया है और मेल ने आपका जो है Y क्रोमोसोम दिया है तो बनने वाला बच्चा जो होगा वो कौन होगा, लड़का। तो एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि जो है एक बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, तो ये Y क्रोमोसोम यानी कि पिता ही इसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी। अब देखिए, अब ये जो आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं इनके लिए आपको एक ट्रिक देखनी है। कौन सी, देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन ऑटोसोम क्रोमोसोम के लिए एक ट्रिक है अपनी, 13 को पटाऊं, 18 को वर्ल्ड टूर कराऊं, 13 को पटाऊं, 18 को वर्ल्ड टूर कराऊं और 21 को डायमंड रिंग दिलाऊं। क्या है, 13 को पटाऊं, 18 को वर्ल्ड टूर कराऊं, 21 को डायमंड रिंग दिलाऊं। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक ऑटोसोम क्रोमोसोम डिसऑर्डर याद करने की ट्रिक है। सिंपल, इनका जो है सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है, सब काल्पनिक बातें हैं। देखिए, अगर 13वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाती है, अब आपको पता है कि गुणसूत्र हमेशा पेयर के रूप में यानी कि 2-2 प्रेजेंट होंगे, लेकिन 2 की जगह अगर 3 गुणसूत्र आ जाए, कहां पर, 13वें नंबर पर, तो उससे आपका हो जाता है पटाऊ सिंड्रोम। अगर 18वें नंबर पे ट्राइसोमी हो जाती है 18वें गुणसूत्र पर, तो उससे हो जाता है आपका, वर्ल्ड से बना लेना आप, एडवर्ड सिंड्रोम। और अगर 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाती है तो इसे डायमंड से आप बनाना डाउन सिंड्रोम, जिसे अपन मंगोलिज्म डिजीज भी कहते हैं।
तो ये आपके हुए क्या, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोम पे होने वाले डिसऑर्डर। कौन कौन से, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और आपका तीसरा कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। अब अपन आ जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम पर होने वाले डिसऑर्डर। देखिए सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं अपने, 2 क्रोमोसोम होते हैं यानी कि 1 पेयर। इसके लिए जो आपको ट्रिक याद करनी है वो क्या है, फिल्टर कब टर्न करना है। क्या है ट्रिक, फिल्टर कब टर्न करना है। अब देखिए फिल्टर से आपका बनेगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ये होगा मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर। इसके अंदर एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 47। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये किस में होता है, पुरुषों में होगा। इसमें कौन सा गुणसूत्र बढ़ेगा, एक एक्स गुणसूत्र बढ़ेगा। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि आपको दे देंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम निम्न में से है, 44 प्लस XXY, 44 प्लस XYY, 44 प्लस X0 या 44 प्लस XX। इस तरीके से आपको दिया जाएगा। तो आपका क्या है, 44 प्लस XXY जो कि आपका हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कब से आपको बनाना है, जेकब सिंड्रोम। कब से क्या बन जाएगा, तो कब से बनेगा जेकब, जिसे अपन क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। तो जेकब के अंदर क्या होगा, ये भी आपका पुरुषों में होने वाली डिजीज है। जेकब के अंदर एक वाई क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा, एक वाई क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 47, 44 प्लस XYY। ये हुआ आपका जेकब सिंड्रोम। फिर आपका आता है टर्न से आपको बनाना है टर्नर सिंड्रोम। ये जो है आपका स्त्रियों में होने वाला रोग है, यानी कि फीमेल्स के अंदर होगा। अब इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, यानी कि इसमें होगा 44 प्लस X0। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह गई, इसमें केवल 45 रह गई। और इसको अपन ने कह दिया टर्नर सिंड्रोम, जो कि फीमेल्स के अंदर होगा। और ऐसी फीमेल जो होती है वो स्टेराइल होती है, यानी कि बांझ होती है। ठीक है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनेगा, गुणसूत्रों की या तो संख्या पूछ लेंगे, फीमेल और मेल के अंदर गुणसूत्रों का कॉम्बिनेशन पूछ लेंगे हर एक, या फिर आपसे जो है जो आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम है उन पे गुणसूत्र का संख्या पूछ लेंगे, नंबर पूछ लेंगे, किस गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें से बनेंगे। देखिए यहाँ पर इस वाली स्लाइड पे अलिंग गुणसूत्रीय विकार के लिए जो आपके 44 क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम, उन पर 13 को पटाऊं तो 13वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी, पटाऊ सिंड्रोम। 18 को वर्ल्ड ट्यूर कराऊं तो 18वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम। और 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी तो आपके कौन सा आ जाएगा, डाउन सिंड्रोम, जिसे अपन मंगोलिज्म डिजीज भी कहते हैं। फिल्टर कब टर्न करना है, फिल्टर से क्लाइनफेल्टर, कब से जेकब, और टर्न से टर्नर सिंड्रोम। देखिए इधर एक बार, अगर 13वें जोड़े गुणसूत्र पर त्रिगुणता आ जाती है, त्रिगुणसूत्रता यानी कि ट्राइसोमी, तो आपका पटाऊ सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, 45 गुणसूत्र रह जाएंगे, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी। तो 44 प्लस X0 किस में होगा, स्त्रियों के अंदर होगा। नेक्स्ट देखिए एडवर्ड सिंड्रोम, ये जो है 18वें जो गुणसूत्र है उस पर ट्राइसोमी, तो एडवर्ड सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी तो आपका कौन सा हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, जिसे अपन क्या कहते हैं, मंगोलिज्म डिजीज भी कहते हैं। और इधर देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि यानी कि 47 गुणसूत्र पुरुषों में होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर है आपका जेकब सिंड्रोम, जो कि आपका एक क्रिमिनल सिंड्रोम भी है। एक वाई गुणसूत्र की वृद्धि हो गई तो आपके क्या हो जाएगा, जेकब सिंड्रोम हो जाएगा। ये आपके हुए क्या, गुणसूत्रीय विकार। कुछ एक दो डिजीज और है यहाँ पर, वो देख लीजिए। पहला है आपका एल्बिनिज्म, जिसे अपन कहते हैं वर्णकहीनता।
अपनी बॉडी के जो स्किन है उसको कलर मिलता है एक वर्णक की वजह से, जिसे अपन कहते हैं मेलानिन। ये जो है आपका वर्णक एक मेलाटोनिन हार्मोन जो कि पीनियल काय ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है, वहां से वो क्या है आपके मेलानिन वर्णक बनाता है। अब ये जो आपका मेलानिन है आपके बालों को कलर देगा, आपकी स्किन को कलर देगा। कई बार क्या हो जाता है कि इस मेलानिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो शरीर है एकदम इस तरीके से दिखने लगता है, वर्णकहीनता आ जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी जो है बिल्कुल ऐसे इस तरीके से सफ़ेद दिखती है, उसको अपन कहते हैं एल्बिनिज्म। दूसरा अपना आता है एल्कैप्टोन्यूरिया। तो इसके अंदर क्या होगा, इससे ग्रसित जो पर्सन होता है उसका यूरिन एयर के कांटेक्ट में आते ही ब्लैक पड़ जाता है, जिसे अपन कहते हैं एल्कैप्टोन्यूरिया। रोगी का मूत्र हवा के संपर्क में आने से काला पड़ जाता है। आई कैन यही बात समझ में। और यहाँ पर अपने ये जो रोग है वो कंप्लीट होते हैं। एक बार अपन देख लेते हैं कौन कौन से। देखो जेनेटिक डिजीजेस के अंदर हमने पढ़ा कौन कौन से रोग। तो सबसे पहले हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता, उसके लिए उपयुक्त प्रोटीन की कमी हो जाती है। फीमेल जो होती है इसकी कैरियर होती है, अफेक्टेड इससे मेल होता है। हीमोफीलिया में जो है इसका डे यानी कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। दूसरा अपना आता है सिकल सेल एनीमिया। तो आरबीसी जो है नॉर्मल आरबीसी का शेप होता है आपके बाइकॉन्केव उभयावतल, लेकिन इसमें क्या होता है कि आरबीसी जो है सिकुड़कर हंसियाकार हो जाती है। क्यों? प्रोटीन चेन के अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह आपका वैलिन अमाइनो एसिड आ जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी सिकुड़कर हंसियाकार क्रिसेंट मून शेप हो जाती है, इसलिए अपन इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। थर्ड आपका आता है थैलेसीमिया। आरबीसीज का जीवन काल जनरली होता है 120 दिन, लेकिन थैलेसीमिया में आरबीसी का थैला जल्दी जल्दी खाली होने लगता है, यानी कि आरबीसी जल्दी ही नष्ट होने लगती है और उनकी संख्या हो जाती है कम। इससे अपन कहते हैं क्या, थैलासीमिया। और चौथा जो है अपनी डिजीज आती है कौन सी, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें जो पर्सन है रेड और ग्रीन कलर की पहचान नहीं कर पाता, इसको अपन कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कभी कभी वो नीले रंग की भी पहचान नहीं कर पाता। अब अपने आते हैं गुणसूत्रीय विकार, एलिंग गुणसूत्रीय विकार, लिंग गुणसूत्रीय विकार। क्रोमोसोम की संख्या टोटल 46, एलिंग गुणसूत्र 44, 22 पेयर। अगर 13वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पटाऊ सिंड्रोम। 18वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होती है तो उसे अपन कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। और अगर 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, जिसका मंगोलिज्म मूर्ख भी नाम है। लिंग गुणसूत्र में आपकी ट्रिक है क्लाइनफेल्टर। पहला फिल्टर कब टर्न करना है, तो पहली डिजीज क्लाइनफेल्टर, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो गई, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या हो गई 47। 44 प्लस XXY ये किस में होगा, पुरुषों में होगा। दूसरा है आपका जेकब सिंड्रोम, जिसे अपन क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर एक Y गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, ये भी होता है पुरुषों के अंदर। तो 44 प्लस XYY जेकब सिंड्रोम। थर्ड आपका आता है टर्नर सिंड्रोम, जो कि होगा स्त्रियों के अंदर। ऐसी जो स्त्रियां होती है वो बांझ होती हैं, स्टेराइल होती हैं, इनमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी कि आपके 44 प्लस X0 45 गुणसूत्र रह जाते हैं। इसके बाद हमने देखा एल्बिनिज्म, जिसमें मेलानिन नामक वर्णक की कमी हो जाती है, जिससे वर्णकहीनता आ जाती है, इसे एल्बिनिज्म कहते हैं। दूसरा अपन ने देखा एल्कैप्टोन्यूरिया, जिसमें रोगी का जो यूरिन है, मूत्र है, वो एयर के कांटेक्ट में आते ही ब्लैक पड़ जाता है, जिसे अपन कहते हैं एल्कैप्टोन्यूरिया। और इसके साथ आपके जो जेनेटिक डिजीज है वो कंप्लीट होते हैं। इन ट्रिक्स को पढ़ते रहिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।